तो आज हमारे पास जो कहानी है वो बहुत लोगों ने सुनी होगी, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे हम आज उसे देखने वाले हैं। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। पर ये कोई लंबी चौड़ी जीवनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो सोर्स है वो एक छोटी सी ऑलमोस्ट एक कविता जैसी कहानी है जो उनके पूरे जीवन के संघर्ष को कुछ ही पन्नों में समेट लेती है। हाँ, और हमारा मकसद भी आज सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है। राइट, हम इसके अंदर छिपे हुए मेंटल मॉडल्स को समझना चाहते हैं। बिल्कुल, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक साधारण सी शुरुआत से असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने के पीछे की सोच क्या होती है। वो कौन से फैसले होते हैं जो एक इंसान को भीड़ से अलग करते हैं। एग्जैक्टली हम सिर्फ क्या हुआ ये नहीं, बल्कि वो कैसे हुआ और क्यों हुआ इसकी गहराई में जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये कहानी शुरू ही एक ऐसी तस्वीर से होती है जो किसी के भी दिल में उतर जाए। और शाम को आसमान छूने के सपने देखता है। वाह। तो चलिए इसी सपने और हकीकत के बीच के फासले को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की जो पहली परत है वो हमें उनके बचपन में ले जाती है। एक छोटा सा घर, ज्यादा पैसे नहीं, कोई खास सुविधाएं नहीं, और इस माहौल में एक बच्चा सुबह सुबह अखबार बांट रहा है। ये किसी हीरो की कहानी जैसी शुरुआत नहीं लगती। नहीं लगती है ना? ये तो हमारे और आपके जैसी एक आम संघर्ष की कहानी लगती है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है। अच्छा। जिसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ज्यादातर लोग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के साथ जीते हैं, मतलब वो मानते हैं कि उनकी जिंदगी उनके हालात या उनकी किस्मत से चलती है। हाँ, मतलब सब कुछ बाहर से कंट्रोल हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो शायद अनजाने में ही इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा था। कि हालात चाहे जो भी हों, जिंदगी की लगाम उसके अपने हाथ में है। एग्जैक्टली। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि एक तरफ तो अखबार बांटने की वो जमीनी हकीकत है और दूसरी तरफ सोर्स में लिखी लाइन है आसमान छूने के सपने। और इन दोनों के बीच की खाई बहुत बड़ी है। हाँ, और इसी खाई को पाटने का संघर्ष ही तो पूरी कहानी है। सही कहा। और ये सिर्फ आर्थिक संघर्ष नहीं था। नहीं, मुश्किलें सिर्फ बाहर नहीं थीं, वो लोगों की बातों में भी थीं। समाज की आवाज जो अक्सर हमें हमारी सीमाएं बताने की कोशिश करती है। हाँ, सोर्स में इस बात का साफ जिक्र है। आसपास के लोग कहते थे, अरे इतने छोटे शहर से कोई क्या ही कर लेगा। या फिर साइंस, रॉकेट, देश, ये सब बड़े लोगों के खेल हैं, तुम्हारे बस का नहीं। और ये बातें एक तरह की मानसिक दीवार खड़ी कर देती हैं। बिल्कुल। ये आवाजें आपको यकीन दिलाने लगती हैं कि आपके सपने आपकी औकात से बड़े हैं। और यहीं पर उस इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की असली परीक्षा होती है। अच्छा। सोर्स में एक लाइन है जो इस पूरी लड़ाई का सार है। लेकिन उस बच्चे ने हालात को अपनी सीमा नहीं बनने दिया। ये बहुत पावरफुल लाइन है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उन बातों को सुना नहीं। सुना जरूर होगा, शायद उन पर असर भी हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन उन्होंने उन बातों को अपनी हकीकत नहीं बनने दिया। सुनने और मानने के बीच का फासला। हाँ, वही फासला ही असाधारण लोगों को साधारण लोगों से अलग करता है। पर सवाल ये उठता है कि ये किया कैसे जाता है जब आपके आसपास हर कोई एक ही बात कह रहा हो तो? मुश्किल है। हाँ, उस आवाज को अनसुना करके अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करना, ये सुनने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल होगा। बिल्कुल, इसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन शायद इसका जवाब एक कॉन्शियस चॉइस में है। एक चुनाव में। हाँ, आप हर रोज ये चुनते हैं कि किस आवाज को ताकत देनी है, बाहर के शोर को या अपने अंदर के यकीन को। ये एक दिन का फैसला नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे फैसलों की एक सीरीज है। जैसे जब भी कोई कहता तुम नहीं कर सकते और आप मन में सोचते हैं मैं कोशिश तो करूंगा। बिल्कुल, वो एक छोटा फैसला है और यही छोटे फैसले मिलकर एक मजबूत मानसिकता बनाते हैं। और शायद इसी मजबूत मानसिकता की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब उनका सबसे बड़ा सपना टूट गया। हाँ, कहानी का वो हिस्सा जहां वो वायुसेना के इंटरव्यू में जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। सोर्स बताता है कि वो बहुत टूटा और घंटों अकेला बैठा रहा। मैं उस पल की निराशा की कल्पना कर सकती हूँ, जिस एक चीज के लिए इतनी मेहनत की वो हाथ से फिसल गई। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। ये वो पल था जहां समाज की बातें सच साबित होती दिख रही थी। देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। एग्जैक्टली। इस एक फेलियर से उनका पूरा आत्मविश्वास बिखर सकता था। ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। हाँ, हार मान लेते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। यहाँ एक बाहरी संवाद ने उनकी पूरी सोच को बदल दिया। जब कोई उनसे कहता है शायद भगवान ने तुम्हें किसी और बड़े काम के लिए चुना है।
ये एक बहुत ही ताकतवर विचार है। इसने उस घटना को नहीं बदला, लेकिन उस घटना के मायने को पूरी तरह बदल दिया। राइट। जिसे वो एक अंत समझ रहे थे, उसे एक नई शुरुआत की तरह देखने का नजरिया मिला। मनोविज्ञान में इसे क्या कहते हैं? इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। हाँ। आप फैक्ट्स को नहीं बदल सकते। तथ्य ये था कि उनका चयन नहीं हुआ। हाँ। लेकिन आप उस तथ्य के इर्द गिर्द जो कहानी बुनते हैं उसे बदल सकते हैं। अच्छा। मैं नाकाबिल हूं इसलिए मेरा चयन नहीं हुआ, ये एक कहानी है। मेरा चयन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे लिए कुछ और बेहतर तय है, ये दूसरी कहानी है। और इस एक वाक्य ने उन्हें वो दूसरी कहानी दे दी। बिल्कुल। इसने उनकी असफलता के दर्द को एक मकसद में, एक पर्पस में बदल दिया। ये सोचना कि ये दरवाजा इसलिए बंद हुआ है क्योंकि कोई और शायद इससे भी बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। और उस रीफ्रेमिंग के बाद उन्होंने जो किया वो आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हाँ। कहानी कहती है वो फिर से खड़ा हुआ, फिर से पढ़ा, फिर से सीखा। और फिर जो लाइन आती है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। कौन सी? सालों तक वो चुपचाप काम करता रहा, ना शोहरत की भूख ना नाम की जल्दी। ये जो चुपचाप काम करना है, ये आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और पर्सनल ब्रांडिंग के दौर में ऑलमोस्ट नामुमकिन सा लगता है। आपने बहुत सही नस पकड़ी है। ये चुपचाप काम करना सिर्फ धैर्य की बात नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। रणनीति कैसे? आज के दौर के एक लेखक हैं कैल न्यूपोर्ट, जो डीप वर्क की बात करते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भड़काव के पूरी एकाग्रता से किसी मुश्किल काम को करना। कलाम ने सालों तक यही किया। तो जब आप खामोशी से काम करते हैं तो आपका पूरा ध्यान काम की क्वालिटी पर होता है, ना कि लोगों की तारीफ पर। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। एग्जैक्टली। और नतीजा ये हुआ कि जब उनका काम सामने आया तो वो इतना बड़ा था कि उसे किसी मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। और खामोशी आपको बाहरी दबाव और दूसरों से तुलना करने की बीमारी से भी बचाती है। हाँ, आप अपनी रफ्तार से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। मतलब असली तैयारी खामोशी में ही होती है। दुनिया को तो सिर्फ फाइनल परफॉर्मेंस दिखती है, और उनकी परफॉर्मेंस वाकई हैरान करने वाली थी। वही इंसान जिसे कभी वायुसेना ने पायलट बनने के काबिल नहीं समझा, एक दिन भारत का मिसाइल मैन बनता है। ये उस असफलता का कितना बड़ा और सिंबॉलिक जवाब था। बिल्कुल। और यहीं पर सोर्स की एक और गहरी लाइन आती है। उसके बनाए रॉकेट नहीं, उसकी सोच ऊंची थी। वाह, ये बहुत खूबसूरत बात है। हाँ, ये उनकी सफलता को सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट मानने से इनकार करता है। रॉकेट तो सिर्फ उनकी सोच का एक नतीजा थे। हाँ, असली चीज तो उनकी सोच थी, जो हालात की ग्रेविटी को तोड़कर आसमान तक पहुंच गई थी। ये वापस उसी इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पर आता है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी भीतरी दुनिया यानी अपनी सोच को इतना मजबूत और ऊंचा कर लिया था कि उसका असर बाहरी दुनिया पर दिखना ही था। और ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। कहानी का क्लाइमैक्स तो तब आता है जब वही अखबार बेचने वाला बच्चा एक दिन देश का राष्ट्रपति बनता है। ये एक पूरा चक्र है जो पूरा होता है। जो बच्चा कभी अखबार बांटता था, एक दिन उसी के बारे में खबरें उन अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। ये उस सपने के सच होने का सबसे बड़ा सबूत है। और ये उस सामाजिक धारणा पर भी एक करारा जवाब है कि ये सब बड़े लोगों के लिए होता है। उन्होंने साबित किया कि बड़ा होना जन्म या हालात से तय नहीं होता, बल्कि सोच और कर्म से तय होता है। राष्ट्रपति बनना सिर्फ एक पद तक पहुंचना नहीं था। नहीं, वो इस बात का प्रतीक था कि भारत जैसे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर शिखर तक पहुंच सकता है। तो क्या अगर हमें इस पूरी बातचीत को और इस कहानी के सार को एक जगह समेटना हो तो वो क्या होगा? सोर्स इसे कुछ इस तरह बयां करता है। उसने कभी ये नहीं कहा मेरी जिंदगी आसान थी। उसने बस ये साबित किया हालात जैसे भी हों, अगर इरादा साफ हो तो इंसान खुद की किस्मत बदल सकता है। यहाँ इरादा साफ हो, ये दो शब्द बहुत गहरे हैं। बहुत। इसका मतलब सिर्फ कुछ करने की इच्छा रखना नहीं है। नहीं। साफ इरादे का मतलब है कि आपका लक्ष्य शीशे की तरह साफ हो, आपके मन में उसे लेकर कोई शक ना हो, और आप उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने का तैयार हो। बिल्कुल। जब इरादा इतना साफ होता है तो हालात आपका रास्ता नहीं रोक सकते, वो सिर्फ आपकी रफ्तार धीमी कर सकते हैं। हाँ। ये कहानी यही बताती है कि इंसान अपनी किस्मत का लिखा पढ़ने के लिए मजबूर नहीं है। वो एक साफ इरादे की कलम से अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और कहानी का अंत इसे डॉक्टर कलाम की जिंदगी से निकालकर हम सब की जिंदगी से जोड़ देता है। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, बना देता है। हर उस स्टूडेंट के लिए जो किसी इम्तिहान में फेल हो गया हो, हर उस प्रोफेशनल के लिए जिसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी हो, या हर उस इंसान के लिए जो महसूस कर रहा है कि हालात उसके काबू से बाहर हैं। हाँ, ये कहानी कहती है कि आज का संघर्ष अगर इरादा मजबूत हो
तो कल की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो आज हमने डॉक्टर कलाम की इस कहानी के जरिए सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं को नहीं, बल्कि उस मानसिकता को समझा जिसने उन्हें बनाया। एक छोटे शहर से राष्ट्रपति भवन तक का सफर, बाहरी आवाजों को खामोश करके अपने अंदर की आवाज सुनने का सफर, और एक बड़ी असफलता को एक बड़े मकसद में बदलने का सफर। वाकई एक असाधारण कहानी। बिल्कुल। और ये कहानी जाते जाते हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ जाती है। अच्छा, ये कहानी दृढ़ता और हार न मानने के जज्बे को सलाम करती है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक मजबूत इरादे और एक अंधी जिद के बीच की महीन रेखा क्या है। ये बहुत गहरा सवाल है। कलाम ने वायुसेना की असफलता को रीफ्रेम किया और वो सफल हुए, लेकिन हर उस एक इंसान के लिए जो ऐसा कर पाता है, शायद 10 ऐसे भी होंगे जो एक बंद दरवाजे को ही अपनी किस्मत मानकर उसे जिंदगी भर पीटते रहते हैं। तो एक इंसान ये कैसे तय करे कि कब उसे कोशिश करते रहना है और कब उसे ये मानना है कि असफलता एक संकेत है रास्ता बदलने का? हाँ, आत्मविश्वास और आत्मधोखे के बीच का वो फर्क कैसे पहचाना जाए? इसका जवाब शायद इस कहानी में नहीं है। नहीं है, और यही वो सवाल है जिस पर हम सभी को